अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जरदारी और आसिम मुनीर लड़ाई में गुज़िश्ता रोज क्या कुछ हुआ है? जीएचक्यू में इजलास के बाद ऐवान सदर से दो अहम इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रियासत ये फैसला कर चुकी है कि ऐवान सदर को खाली करवाना है। ये खबरें गर्दिश करती रही थी कि ऐवान सदर से जरदारी को हटाकर वहां पर किसी और को लाया जाएगा और हो सकता है कि एक नया निजाम पाकिस्तान में नाफिज कर दिया जाए, वैसा निजाम जो जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में था। जनरल परवेज मुशर्रफ सदर भी थे, आर्मी चीफ भी थे, वो वर्दी भी पहने हुए थे और साथ साथ पाकिस्तान में एक जमहूरी निजाम, पार्लियामेंट भी फाल किरदार अदा कर रही थी। उसी तरह का एक मंसूबा चैमगोइयां हो रही हैं इस्लामाबाद में कि उसके बारे में सोचा जा रहा है। इससे कबल ये खबरें आती रही थी कि जो पीपल्स पार्टी है उससे हमारी रियासती इदारे खुश नहीं है, क्योंकि हमारी रियासती इदारों के जो पाकिस्तान को लेकर मंसूबे हैं उसमें सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी बनती रही है। अब रियासती इदारे ये सोचने पर मजबूर हुए हैं कि पीपल्स पार्टी की आखिर पाकिस्तान में यूटिलिटी क्या है, यानी पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए यूटिलिटी क्या है। पीपल्स पार्टी हमेशा से हुकूमतों को ब्लैकमेल करती रही है। 2024 के इंतखाबात के बाद भी पीपल्स पार्टी ने रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन पीपल्स पार्टी को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब ईरान और अमेरिका की जंग के बाद जो अहम मामला सामने आया है वो बंदरगाहों का है। सबसे बड़ी जंग जो अब लड़ी जा रही है वो आबने हुर्मस के लिए लड़ी जा रही है, यानी ईरान का जो एटमी प्रोग्राम था वो पीछे रह गया है। आबने हुर्मस जो था वो आगे आ गया। और आबने हुर्मस क्या है? आबने हुर्मस एक बहरी गुजरगाह है और उसके लिए जो पोर्ट्स हैं वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान में जो कराची, जो कि सिंध का हिस्सा है, वो पोर्ट सिटी है, बड़ा पोर्ट सिटी है। उसके बाद ग्वादर पोर्ट सिटी है। लेकिन अब ईरान अमेरिका जंग के बाद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये सोच पाई जाती है कि कराची को डेवलप करना है। कराची का जो पोर्ट सिटी है, पोर्ट है, उसको डेवलप करना है ताकि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है और पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला है वो पोर्ट की सूरत में पाकिस्तान उसको हासिल कर सके। ये चंद दिन की लड़ाई ने यह साबित किया कि अगर कराची को डेवलप कर दिया जाए, कराची के पोर्ट को डेवलप कर दिया जाए, ग्वादर का जो पोर्ट है उसको फाल कर दिया जाए, वहां पर सहूलियात दे दी जाए, तो फिर पाकिस्तान कम वक्त में ज्यादा मुनाफा या ज्यादा ज़र मुबादला, ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकता है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी को तस्वुर किया जा रहा है। इस हवाले से खबरें ये आ रही हैं कि जीएचक्यू में जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं, जिसकी बाज़गश्त पहले भी होती रही थी, लेकिन उन मंसूबों पर अमल दरामद नहीं किया जा सका, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ तनाज़ा था वो शिद्दत इख्तियार कर गया था। और उसके बाद जब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग हुई, पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली की मंसूबे थे उन पर अमल दरामद रोक दिया गया। इमरान खान पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज थे। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2022 में कह लीजिए आर्मी चीफ बने, फिर बाद में पाक भारत जंग के बाद वो फील्ड मार्शल बने, तो आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो इमरान खान था। और आज इमरान खान और तहरीक इंसाफ को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इमरान खान और तहरीक इंसाफ अब रियासत के लिए वो बड़ा चैलेंज नहीं रहे हैं। अमेरिका, जिससे तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी, अमेरिका अब उसकी हमदर्दियां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ है, पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है। लिहाजा अब ये सोच पाई जाती है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में कि इसको अब कैश किस तरह करवाया जाए, पाकिस्तान के हक में इसको किस तरह जो है वो इसको अपने हक में इस्तेमाल किया जाए। मैक्रो लेवल पे पाकिस्तान को कामयाबी नसीब हुई है, चाहे आप मार के हक ले लीजिए, चाहे जो ईरान और अमेरिका की जंग है इस दौरान पाकिस्तान का किरदार ले लीजिए। पूरी दुनिया में मैक्रो लेवल पे एक बड़े पैमाने पे पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, लेकिन अवामी सतह पे, माइक्रो लेवल पे एक जो आम आदमी है वो ये सवाल करता है कि इसका मुझे क्या फायदा हो रहा है। अगर आप 2022 के उससे पहले और उसके बाद के हालात को आप देख लीजिए, क्योंकि इमरान खान को ये कहकर निकाला गया था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, माशी हालात गंभीर हैं, माशी हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन अब 4 साल गुजर चुके हैं। इन 4 सालों में जो एक आम पाकिस्तानी है उसके खर्चों में इजाफा हुआ है, आमदनी में कमी हुई है। लिहाजा एक आम आदमी अब ये सवाल करता है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान मसालहत करवाई जा रही है, मुज़ाकरात करवाए जा रहे हैं, तो मेरी जेब पे उसका क्या असर पड़ रहा है, मेरी जात पर उसका क्या असर पड़ रहा है। पाकिस्तान की रियासत अगर पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली लाना चाहती है तो वो मेरे लिए कैसे अहम हो सकती है। इसीलिए अब जो सिंध है उसकी जानिब नजरें हैं, क्योंकि बड़े जो मंसूबे हमारे रियासती इदारों ने बनाए थे उनमें सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी थी। गुज़िश्ता साल हमने देखा नहरों के हवाले से एक बड़ा मंसूबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हमारी रियासत का
सामने आया कि नहरें बनाई जाए, पंजाब की जो चोलिस्तान का सूबा जो जरखेज किया जाए, उसको एक फूड बास्केट बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर कंट्री है, लिहाजा जो एग्रीकल्चर का पोटेंशियल है उसको रियासत ने फैसला किया कि उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला है उसमें इजाफा किया जाए। लेकिन क्या हुआ, उसके बीच में जो पीपल्स पार्टी थी वो दीवार बनी, पीपल्स पार्टी रुकावट बनी, वो नहरों का मंसूबा था वो आगे नहीं बढ़ सका, और जो हमारे रियासती इदारे थे उन्होंने ये फैसला किया कि वक्ती तौर पे बैकफुट पे जाया जाए। फिर क्या हुआ, जो पीपल्स पार्टी, अगर डैम्स की बात होती है कि डैम्स बनाए जाए, क्योंकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान में पानी की किल्लत थी, भारत ने हमारा पानी रोका था, यहाँ पे ये चमगुइयां हो रही थी कि पाकिस्तान की जो फसलें हैं वो मुतासर हो सकती हैं। उस वक्त ये बहस शुरू हुई कि डैम होने चाहिए, तो डैम के लिए जो बड़ी रुकावट होती है वो पीपल्स पार्टी होती है। फिर आप एनएफसी अवार्ड, अगर आप ये देखिए कि जो विफाक है उसके पास पैसा नहीं होता, वो तरक्याती मंसूबे नहीं शुरू करवा सकती, और जो ब्लेम होता है वो विफाक में जो हुकूमत बैठी हुई होती है उसके ऊपर होता है। लिहाजा ये फैसला किया गया कि एनएफसी अवार्ड का जो तकसीम है, जो कि तकरीबन 51%, 51% जो है वो जाता है पंजाब के पास, 24% जाता है सिंध के पास, 14% जाता है केपीके के पास, और 9% जाता है बलूचिस्तान के पास। इस शेयर को तब्दील किया जाए और जो विफाक है उसके शेयर में इजाफा किया जाए। वहां पर ये सवाल होता था, एस्टेब्लिशमेंट ये सवाल करती थी कि अगर पंजाब है, पंजाब ये कहता है कि हमारा एनएफसी कम ना किया जाए, तो फिर पंजाब के पास ये जवाब होता है कि हम लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां ला रहे हैं, यानी उनको हम ट्रांसपोर्ट की सहूलत दे रहे हैं, उन्हें हम सड़कों की सहूलत दे रहे हैं, उन्हें हम सेहत की सहूलत दे रहे हैं, उन्हें हम रोजगार के मौके दे रहे हैं। दीगर जो मौके हैं पंजाब हुकूमत ये क्लेम कर सकती है, क्योंकि वो जो तरक्याती काम कर रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। फिर जब सिंध की जानिब नजर डाली जाती है, सिंध में देखा जाता है और पूछा जाता है कि भाई आपको अगर ये 24% जो एनएफसी का में से शेयर मिल रहा है वो कहां लग रहा है, तो सिंध के पास रसीदें नहीं होती, यानी पीपल्स पार्टी के पास रसीदें नहीं होती। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देती है। जब एनएफसी की बात होती है पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड का इस्तेमाल शुरू कर देती है, जब डैम बनाने की बात होती है पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड शुरू कर देती है, फिर जब जो है वो कराची को विफाक के मातहत या कराची को अलग करने की बात होती है, पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देती है। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि ये जो पैसा आपको मिलता है, 18 साल से आपकी हुकूमत है, ये पैसा कहां लग रहा है, तो उसका हिसाब पीपल्स पार्टी के पास नहीं होता, आसिफ अली जरदारी और जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनके पास नहीं होता। लिहाजा ये खबरें, ये चैबोगोइयां हैं इस्लामाबाद में कि अगर रियासती इदारे ये सोचते हैं कि अगर हमने ही सब कुछ करना है, यानी तरक्याती मंसूबों में कानून साजी अगर करवानी है, उस पर हमने हिस्सा डालना है, कोई बारिश का मामला हो जाए, पानी का निकासी आब है, अगर कोई बड़ी आफत आ जाए हमने जाके मामलात को क्लियर करवाना है, कहीं कोई जल्जला आ जाए, कोई दीगर आफतें आ जाए, हमने जाके जो है वो सब कुछ करना है, लिहाजा तो हम टेक ओवर क्यों ना कर लें। इसीलिए ये चमगुइयां हो रही हैं, ये मशावरतें हो रही हैं और ये मशवरे दिए जा रहे हैं। हाईएस्ट लेवल पे जो जराए बताते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी ये मशवरा दिया गया कि क्यों ना मार्शल लॉ लगा दिया जाए, क्यों ना एक मार्शल सिविल एडमिन जो निजाम है, सिस्टम है, वो लाया जाए जिस तरह का मुशर्रफ के जमाने में था। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सतह पे अब तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी गई। उनका ये कहना है कि अगर ये किया जाता है तो फिर जो रही सही एक कह लीजिए कि इज्जत मिली है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उसकी तारीफें हो रही हैं, तो अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है, यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ जा सकते हैं, लिहाजा ये एक सबसे बड़ी रुकावट है। लिहाजा दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है और इसीलिए पीपल्स पार्टी जो है उस पर दबाव में इजाफा होते हुए नजर आ रहा है। ये भी चहमगोइयां हो रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनकी एक ऑडियो गुज़िश्ता दिनों लीक हुई है, मुबैना तौर पे ये दावा किया गया सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी की जानिब से, और उस ऑडियो ने मजीद इश्तियाल दिलाया हमारी रियासती इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि पीपल्स पार्टी आखिर सोच क्या रखती है। और गुज़िश्ता दिनों कराची में एक मार्के हक की तकरीब हुई है और वहां पर भी जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेके उनकी तारीफ नहीं की। इन जनरल उन्होंने आर्म फोर्सेस का जिक्र किया, लेकिन जिस तरह शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बाकायदा नाम लेके उनको क्रेडिट देते हैं, मार्के हक का क्रेडिट देते हैं, ईरान पाकिस्तान जो मुज़ाकरात हैं उनका क्रेडिट देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेके उनकी तारीफ करने या उनको क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। वज़रा की सतह पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन क़यादत जो है, आला क़यादत, उनकी सतह पर ये सारा मामला नजर नहीं आ रहा। तो इससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद जो पीपल्स पार्टी और जो एस्टेब्लिशमेंट रियासती इदारे हैं उनके दरमियान कोई रिफ्ट है, ताल्लुकात में सरदमोरी है। और गुज़िश्ता दिनों जिस तरह जो जरदारी साहब थे वो नोडेरो चले गए, वो जो है वो सिंध चले गए थे, जब इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान अमेरिका के,
तो उस वक्त भी ये चमगोइया हो रही थी, क्या पीपल्स पार्टी को इसमें शामिल नहीं किया गया, पीपल्स पार्टी को इंटेंशनली दूर रखा गया है? क्योंकि गुज़िश्ता वीडियोस में मैंने आपको बताया था पीपल्स पार्टी और उनकी जो लीडर्स हैं, उनकी जो क़यादत है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स है यूएई में, उनके स्टेक्स है यूएई के अंदर, लिहाजा उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और यूएई इसमें एक स्टेक होल्डर था। पाकिस्तान पे वो दबाव भी डाल रहा था, पाकिस्तान से उसने 3.45 अरब डॉलर भी अपने वापस ले लिए और पाकिस्तान ने वो वापस कर दिए। लिहाजा पाकिस्तान की एक क्रिटिकल पोजीशन थी, उसमें शायद पीपल्स पार्टी जो जानते बूझते इनसे दूर रहना चाहती थी, अब फिर उनको इस मामले से दूर रखा गया था। और जिस तरह जो बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा कमेंट्स कर रही हैं, जिस तरह वो बयानात दे रही हैं, वो भी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, वो जरदारी साहब की बेटी है, लिहाजा उनकी कहीं ना कहीं एफिलिएशन या फिर कह लीजिए झुकाव उनका मुमकिन है कि उस जानिब हो सकता है जो उनकी फैमिली के अंदर सोच पाई जा रही है। लिहाजा अब मामला ये है कि जो पीपल्स पार्टी है उसके लिए मुश्किलात है। ऐवान सदर में ये खबरें आती रही थी कि ऐवान सदर को खाली करवा के वहां पे एक नया जो ऐवान सदर का मकीम है उसको लाया जा सकता है, जरदारी साहब को फारिग किया जा सकता है। ये भी चमगोइयां होती रही कि शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है उन्हें सदर बना दिया जाए और फिर जो कह लीजिए रियासत के उमूर हैं 28वीं तरमीम करके उनको इतना बाइख्तियार बना दिया जाए कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बनते हैं तो फिर उनके पास इख्तियारात भी होने चाहिए। साथ साथ जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके और शहबाज शरीफ साहब के जो ताल्लुकात हैं वो भी मिसाली नहीं रहे। गुज़िश्ता दिनों वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो कि इस्लामाबाद के अंदर ट्विन टावर है, इमारत है, एक बड़ी इमारत है, उसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हुक्म लिया। वो गए रात तकरीबन 10 बजे 12 बजे के करीब उस ट्विन टावर को खाली करवाने के लिए। वहां के मकीनों को ये बताया गया कि आप 12 घंटे के अंदर इसको खाली कर दीजिए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इंटरवेंशन हुई शहबाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने चंद दिनों में फैसला करना था, चंद दिनों में उन्होंने अपनी जो तजावीज़ थी, अपनी जो सिफारिशात थी वो देनी थी। लेकिन दोस्तों आज कई दिन गुजर चुके हैं, वो मामला सेटल नहीं हो सका। तो मोहसिन नकवी साहब जो ट्विन टावर को खाली करवाने गए थे उसके पीछे भी हमारे रियासती इदारे थे, उनकी मर्जी के बगैर मोहसिन नकवी साहब इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे, उनको कॉन्फिडेंस में लिया है बगैर इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते थे। अब हालिया दिनों में जो सिफारती सरगर्मियां इस्लामाबाद के अंदर हुई हैं उसके बाद ये एहसास हुआ है कि जो वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है ये एक सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है, क्योंकि ये रेड जोन के अंदर है, पूरा इस्लामाबाद इससे देखा जा सकता है, तो एक सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। लिहाजा इसको टेक ओवर किया जाए, इसको खाली करवाया जाए और इसको पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उस हवाले से इस्तेमाल में लाया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब इसमें रुकावट बन गए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले को रोक दिया है। अब शहबाज शरीफ साहब प्रिवेल करते हैं या जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो प्रिवेल करते हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो बैकिंग है वो हमारे रियासत के जो बड़े ताकतवर इदारे हैं उनके कहा जाता है कि उनकी बैकिंग है। साथ साथ जो ऐवान सदर से एक हुक्म जारी किया गया है और 2 इजलास तलब कर लिए गए हैं। एक 7 मई को इजलास तलब कर लिया गया है और एक 11 मई को इजलास तलब कर लिया गया है। 7 मई को सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब किया गया है, जबकि 11 मई को कौमी असेंबली का इजलास तलब कर लिया गया है। और 1 जून यानी जो जून का महीना अगला महीना आने वाला है उसमें जो बजट है उसकी मंजूरी भी होनी है। अब बजट से पहले क्या 28वीं तरमीम मंजूर हो सकती है, नहीं मंजूर हो सकती, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि 28वीं तरमीम पे जो काम करना था, मशावरत करनी थी, वो मुकम्मल हो चुकी है। बस अब फिजा बनानी है और इसको टेबल करना है और इसकी मंजूरी करवानी है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो उसका किरदार बहुत अहम होने वाला है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं दुबई के अंदर जो मलिक रियाज को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है उस हवाले से जो हैपनिंग हो रही है वो 28वीं तरमीम में बहुत अहम और कलीदी किरदार अदा कर सकती है। इस हवाले से जो अपडेट्स आती रहेंगी आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, 7 घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।